एक बच्चा जिसकी जिंदगी की शुरुआत ही संघर्ष से शुरू हुई और घर के बड़े बेटों में से एक होने के नाते कम उम्र से ही कमाना शुरू कर दिया। पिता का बिजनेस बंद होने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेनी पड़ी और सिचुएशन खराब होने की वजह से पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी और आज वो दुनिया का सेकंड रिचेस्ट इंसान है और वो कोई नहीं, गौतम अदानी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असल में सबसे ज्यादा अमीर इंसान कौन है भारत में, गौतम अदानी या फिर रतन टाटा? और दोनों की जिंदगी में कितना फर्क है और दोनों के दोनों कैसे अपनी लाइफ जीते हैं? मैं हूं सैम और आज इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहले रतन टाटा को अपना बिजनेस पुश्तों से मिला है, तो वहीं गौतम अदानी ने अकेले दम पर एक एक पाई का इंतजाम खुद करके अपने हर एक बिजनेस को स्टेबलाइज किया और उसे सक्सेसफुल बनाया। बात करें अगर मॉडर्न डे टाटा ग्रुप की, तो इसकी स्थापना साल 1907 में डोराबजी टाटा द्वारा की गई थी, जब उन्होंने टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को शुरू किया था। उस समय टिस्को पूरे भारत की इकलौती ऐसी कंपनी थी जो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भारी मात्रा में आयरन एंड स्टील प्रोवाइड करवाती थी, जिस वजह से हावड़ा ब्रिज जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का 100% आयरन एंड स्टील का टेंडर टिस्को को ही मिलने लगा। और यही वजह थी कि स्थापना के कुछ ही महीनों बाद टिस्को पूरे भारत की सबसे बड़ी कंपनी में से एक बन गई थी। 1960 से 1991 तक अलग अलग लोगों ने टाटा ग्रुप की बागडोर संभाली, लेकिन फिर सन 1991 में रतन नवल टाटा जी ने टाटा ग्रुप की मालिकाना गद्दी की कमान अपने हाथों में ले ली और तब से आज तक वो कंपनी को बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए अदानी ग्रुप की, तो इसकी स्थापना गौतम अदानी ने टाटा ग्रुप के 81 साल बाद यानी 1988 में एक कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस के साथ की थी। हालांकि अदानी को पता था कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सिर्फ एक बिजनेस के सहारे बैठकर कुछ नहीं होने वाला, जिस वजह से उन्होंने बहुत ही कम समय बाद अलग अलग सेक्टर्स में हाथ आजमाना शुरू कर दिया, जो हमें लेकर आता है अपने दूसरे पॉइंट पर कि ये दोनों लोग कितनी कंपनीज को ऑन करते हैं। शुरुआत करें अगर रतन टाटा से, तो डेटा के हिसाब से टाटा ग्रुप 30 मेजर कंपनीज के अंडर 10 से ज्यादा सेक्टर में 70 से ऊपर बिजनेस या तो अलायंस में या कंप्लीट ऑन करती है, जिस वजह से इंडियन इकोनॉमी में टाटा ग्रुप एक गेम चेंजर की तरह काम करती है। टाटा की तरह अदानी ग्रुप में भी 7 मेजर कंपनीज के अलावा तकरीबन 18 सब्सिडरी कंपनीज हैं, जो नंबर के मामले में तो टाटा ग्रुप के आसपास भी नहीं आती, लेकिन नंबर से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं पैसे की। और इसलिए अगर हम बात करें टाटा ग्रुप के मार्केट वैल्यूएशन की, तो मार्च 2022 तक टाटा ग्रुप की मार्केट वैल्यू सारे बिजनेस को मिला देने के बाद 340 से 380 बिलियन डॉलर के बीच आंकी गई है, जो थी तकरीबन 28 लाख करोड़ रुपए के बराबर। वहीं अदानी ग्रुप की मार्केट वैल्यूएशन को अभी सितंबर में ही दोबारा रिकैलकुलेट किया गया था और तब पता चला कि पूरे अदानी ग्रुप की वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली 260 बिलियन डॉलर की हो गई है, जो सिर्फ किसी 34 साल पुरानी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि टाटा ग्रुप का पूरा वैल्यूएशन अदानी के पूरे वैल्यूएशन से बहुत ज्यादा है, बट फिर भी अदानी क्यों अमीर है टाटा से? इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। हालांकि टाटा ग्रुप की इनकम का तकरीबन 40% से भी ऊपर हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी से आता है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी भी है, जिसे हम सब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के नाम से जानते हैं। वहीं अदानी ग्रुप की कोई भी कंपनी इतनी बड़ी मेजोरिटी में सोलेली कंट्रीब्यूट नहीं करती और सभी का शेयर ऑलमोस्ट एक बराबर ही रहता है। खैर ये तो बात हो गई दोनों की खुद की कंपनीज की, लेकिन इंडिविजुअली किसमें कितना है दम, अब चलिए पता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं गौतम अदानी से। वैसे तो आजकल छोटी मोटी कंपनीज के भी काफी सारे शेयर होल्डर होते हैं, जिनको कंपनी के कुछ परसेंट स्टेक उनकी इन्वेस्टमेंट के बदले दिए जाते हैं, लेकिन इस मामले में अदानी ग्रुप किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि स्थापना के 34 साल बाद भी गौतम अदानी, जिन्होंने अकेले इस पूरे ग्रुप की शुरुआत की थी, वो आज भी इस पूरे ग्रुप को अकेले ऑन करते हैं। इन शॉर्ट, अगर स्टॉक मार्केट में मौजूद पब्लिक शेयर्स को हटा दिया जाए तो विकिपीडिया के हिसाब से गौतम अदानी पूरे अदानी ग्रुप के 100 स्टेक्स ऑन करते हैं। और सोचिए, अकेले दम पर इतने बड़े एम्पायर के मालिक होने के बावजूद उन्होंने अपनी हर एक कंपनी को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसके अलावा अदानी का अलग अलग कंपनी में भी काफी सारा स्टेक है। उदाहरण के लिए ACC और अंबुजा सीमेंट उस लिस्ट में से कुछ बड़े नाम। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि NDTV नेटवर्क में भी उनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये दोनों ही साइड में से कोई खुलकर नहीं बताता। ऊपर से कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज ये भी डिक्लेयर करते हैं कि उनका स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो भी करोड़ों का है, जिस वजह से जब इंटरनेट पर उनकी मौजूदा नेटवर्थ कैलकुलेट की जाती है तो उसमें उनका स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो, उनकी खुद की इक्विटी की एवरेज वैल्यू, उनके फिजिकल एसेट की कीमत और बाकी सभी इन्वेस्टमेंट को ऐड करके एक फिगर दिया जाता है। और इसी की जाँच करने के लिए जब हम फोर्ब्स की वेबसाइट पर गए तो अडानी की नेटवर्थ करीब 130 बिलियन डॉलर के आसपास निकलकर आती है। बीते समय में कुछ दिनों के लिए अडानी 156 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ विश्व के दूसरे सबसे रईस व्यक्ति भी बने थे, लेकिन फाइनेंशियल लॉस की वजह से वापस से उन्हें इस लिस्ट में 2 पायदान नीचे आना पड़ा।
और अब फाइनली बात करते हैं सर रतन टाटा की। रतन टाटा पूरे टाटा ग्रुप के इकलौते वारिस हैं, यानी एक तरह से ये पूरी विरासत इन्हीं की है। लोग टाटा ग्रुप का बिजनेस भले ही $360 बिलियन का कैलकुलेट करते हो, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ये दावा करते हैं कि टाटा ग्रुप का ओवरसीज बिजनेस भी काफी ज्यादा इनकम जनरेट करता है। अब भले ही टाटा ग्रुप अंधा पैसा छापते हो, लेकिन फिर भी गौतम अडानी की तरह इसका 100% स्टेक रतन टाटा के पास नहीं है। शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो टाटा ग्रुप के तकरीबन 18% स्टेक का हिस्सा सफुर्जी फैलोन्जी ग्रुप है, जो टाटा के इंफ्रास्ट्रक्चर और इसी सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस को मैनेज करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। इसके अलावा टाटा ग्रुप के 15% स्टेक भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन करते हैं। अब 33% स्टेक निकलने के बाद आप सब यही सोच रहे होंगे कि बाकी बची 67% हिस्सेदारी तो रतन टाटा की होगी, है ना? लेकिन ये अपने आप में बहुत ज्यादा हैरानी की बात है कि भारत के सबसे बड़े एम्पायर के इकलौते मालिक होने के बावजूद रतन टाटा के पास टाटा ग्रुप की सिर्फ और सिर्फ 1% या उससे भी कम हिस्सेदारी मौजूद है। शौक हो गए ना? लेकिन ये सच है, जिस वजह से उनकी ऑफिशियल नेटवर्थ केवल $800 मिलियन आंकी जाती है। अब इस फिगर को सुनकर आपको लग रहा होगा कि रतन टाटा का पैसा तो अडानी के आसपास भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका सवाल ये होना चाहिए कि आखिर टाटा ग्रुप का बाकी 66% स्टेक किसके पास? तो इसका जवाब है टाटा की अलग अलग चैरिटेबल ट्रस्ट। टाटा अपने अंडर काफी सारी चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती है, जो हर साल $55 बिलियन से भी ज्यादा केवल लोगों की भलाई पर खर्च कर देती है। अगर आप रतन टाटा की 1% की हिस्सेदारी को $800 मिलियन से जज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक नोट करने वाला पॉइंट ये है कि रतन टाटा अपनी पर्सनल इनकम में से खुद भी आधे से ज्यादा हिस्सा दान कर देते हैं। यानी कि अगर केवल ट्रस्ट के सहारे बैठ जाए और खुद दान करना बंद कर दे, तो भी उनकी नेटवर्थ 1.5 से 2 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगी। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अभी तक हमने बाकी इनकम सोर्सेज को तो गिना ही नहीं, जिसको लेकर कुछ लोग ये अनुमान लगाते हैं कि रतन टाटा का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के मामले में आज भी बहुत बेहतरीन रिटर्न देता है। अडानी ग्रुप के ऊपर कर्जा भी इतना ज्यादा है कि उनकी वैल्यूएशन का काफी ज्यादा हिस्सा तो अकेले कर्जा चुकाने में ही चला जाएगा, जबकि टाटा ग्रुप के साथ कर्जे के मामले में ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। तो बेसिकली अगर हम लोग इस बात को गौर करें कि नमक से लेकर चाय तक, स्टील से लेकर सॉफ्टवेयर तक और कॉफी से लेकर व्हीकल तक हर जगह टाटा अपने पैर पसार चुका है, तो बेसिक मैथमेटिक्स, अवेलेबल डेटा की कैलकुलेशन और उसकी वैल्यूज को सम अप करने के बाद हम मोटा मोटा ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सर रतन टाटा की सारी इक्विटी उनके पास हो और वो साल 1991 से इतना सारा पैसा अपने पास ही रख रहे होते, तो उनकी नेटवर्थ आज के समय में किसी हाल में $150 बिलियन से भी कम नहीं होती, जिसमें हमने उनकी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को भी ऐड किया है। और इस फिगर को सुनने के बाद आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर रतन टाटा चाहते तो विश्व के सबसे अमीर लोगों में से एक बन सकते थे, और अगर वो अपने पर आ जाए तो शायद सबसे अमीर भी बन जाए। लेकिन रतन टाटा बहुत सीधे और सरल व्यक्ति हैं। जहां अंबानी छोटे से छोटे फंक्शन में भी 100 करोड़ पानी की तरह बहा देते हैं, तो वही रतन टाटा ने अपना बर्थडे एक कप केक पर कैंडल रख के सेलिब्रेट किया था। अगर रतन टाटा एक प्योर बिजनेसमैन बन जाते तो वो तो एक बेहतरीन और आलीशान जिंदगी जी लेते, लेकिन वो लाखों बच्चे जिनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा टाटा उठाता है वो अनपढ़ रह जाते। वो लोग जिन्हें भरपेट खाना टाटा खिला रहा है वो भूखे रह जाते, और ऐसे कई बेसहारा लोग जिनकी कोई नहीं सुनता वो बेसहारा ही रह जाते। और इसलिए हर एक भारतीय को रतन टाटा के लिए दिल से सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि अमीर बनने का ख्वाब तो हर कोई देखता है, लेकिन अमीर बनने के बाद उस पैसे को बिना किसी लाइमलाइट के परोपकार के लिए समर्पित कर देना बहुत बड़े जिगरे की बात है। और इसलिए रतन टाटा जी जैसा कोई नहीं है। तो कमेंट में जरूर लिखे सैल्यूट रतन टाटा।